अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले के पीरियड में हमने व्याकरण विभाग एकम 2 में लिंग और वचन के बारे में मालूमात हासिल की थी। उम्मीद करती हूँ लिंग और वचन आपको समझ में भी आए होंगे और इसका होमवर्क भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हुए व्याकरण विभाग में एक नया टॉपिक गद्यार्थ ग्रहण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गद्यार्थ ग्रहण एटले शू? तो गद्यार्थ ग्रहण एटले गद्य खंडनो अर्थ ग्रहण करवू। गद्य खंड यानी पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, पहले आपको उसका अर्थ ग्रहण करना है, यानी आपको वो गद्य खंड में क्या लिखा है वो समझना है। तो गद्यार्थ ग्रहण को 3 हिस्सों में मतलब कि हम डिवाइड करेंगे। 3 शब्दों से बना हुआ ये एक शब्द है, गद्य वत्ता अर्थ वत्ता ग्रहण। गद्य यानी जो पैराग्राफ दिया गया है वो, प्लस अर्थ यानी उसका मीनिंग, प्लस ग्रहण यानी ग्रहण करना यानी उसे समझना। गद्य खंडनो अर्थ ग्रहण करवू एटले गद्यार्थ ग्रहण, यानी गद्य खंड जो दिया गया है पैराग्राफ उसका मीनिंग समझना, उसका अर्थ समझना, उसे गद्यार्थ ग्रहण कहते हैं। अर्थ ग्रहण प्रश्नोत्तरी वड़े व्यक्त करी शकाय छे। अब ये गद्यार्थ ग्रहण का अर्थ हमने ग्रहण कर लिया, हमने समझ लिया, ये हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो प्रश्नोत्तरी यानी प्रश्नों के उत्तर के ज़रिए हम व्यक्त करेंगे। गद्यार्थ ग्रहण, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। गद्यार्थ ग्रहण मतलब एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उससे रिलेटेड, उसके ताल्लुक से 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और वो 4 प्रश्न के उत्तर आपको गद्यार्थ को देख के यानी गद्य खंड को पढ़कर उसको समझकर आपको वो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसमें भी आप पूरे 4 मार्क्स हासिल कर सकते हो अगर गद्यार्थ ग्रहण आप बराबर से कर ले तो गद्यार्थ ग्रहण करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वो देखते हैं। पहला, आपवामां आवेला गद्यखंडने ध्यानपूर्वक वाँचो। एक बार वाँचवाथी ते बराबर न समझाय तो तेने फरीथी वाँचो અને તેનો अर्थ पूरेपूरो समझी लो। जो गद्यखंड यानी जो पैराग्राफ हमें दिया गया है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार में हमें समझ में नहीं आता है तो दोबारा हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। दूसरा, प्रश्नों ने ध्यान में राखीने गद्यखंड ने फरीथी वाँचो। जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 प्रश्न दिए जाते हैं, 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो जो प्रश्न दिए गए हैं उनको एक बार रीड करके और उनके संदर्भ में गद्य खंड को एक बार फिर से पढ़ लो ताकि वो प्रश्नों के उत्तर आपके ध्यान में आ जाए। બધા પ્રશ્નોના उत्तर पहला मन में गोठवी लो और पछी तेना मुद्दासर जवाब लखो। पहले सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन में बैठा लो, मनी मन उसको एडजस्ट कर लो और उसके बाद फिर आपको पॉइंट वाइज वो आंसर लिखने हैं। दरेक प्रश्नનો उत्तर सरल भाषा में लखो। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? सरल भाषा में। गद्य खंडना भावने स्पष्ट करे तेवुं शीर्षक आपो। अब यहाँ आपको एक प्रश्न ये भी आएगा कि भाई गद्य खंड ने योग्य शीर्षक आपो, तो उसके अंदर जो विषय के बारे में लिखा है वो विषय के ताल्लुक से आपको मुनासिब हेडिंग देनी होगी। तो गद्य खंड के अंदर जो भावार्थ होगा, जो भाव होगा, जो बात बताई जा रही है उसको ध्यान में रख के हमें शीर्षक देना है। लखेला उत्तर एक बार फरीथी वाँची लो, कोई भूल रही गई हो तो ते सुधारी लो। जो आपने जवाब लिखे हैं एक बार फिर से उनको पढ़ लो और अगर कोई भूल रह गई हो तो उसको सुधार लेना है। इन शॉर्ट गद्यार्थ ग्रहण माटे नीचेनी मुख्य 3 बाबतों ध्यान में राखवी। 3 बाबतें खास ध्यान रखनी है कि सबसे पहले गद्य खंडનું वाचन और अर्थ ग्रहण, यानी सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है और उसका अर्थ समझ लेना है। उसके बाद प्रश्नों वांचन और समझ, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसको पढ़ना है और उसको समझना है। और तीसरा, प्रश्नोत्तरी लेखन और उसके बाद सवाल जवाब लिखना। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स इसमें हासिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक गद्य खंड हम देख लेंगे। आपको एग्ज़ाम में ऐसा एक गद्य खंड दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा और 4 या 5 प्रश्न, ज़्यादातर 4 ही प्रश्न आते हैं। तो 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे
और उसी पैराग्राफ को पढ़ के समझ के उसी पैराग्राफ में से आपको देखकर मतलब कि अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। गद्यखंड देखेंगे। आळस परमेश्वરના આપેલા હાથ પગનું અપમાન છે। કોઈ આંધળો હોય તો મારે એને રોટલો આપવો જોઈએ, પરંતુ એને પણ 7-8 કલાકનું કામ તો હું આપીશ। એને કપાસ પીલવાનું કામ આપીશ। એક હાથ થાકે તો એ બીજા હાથનો ઉપયોગ કરે અને એ રીતે 8 કલાક પરિશ્રમ કરીને મહેનતનો રોટલો ખાય। આંધળા અને લૂલા લંગડાને પણ તેઓ જે કામ કરી શકે તે કામ તેમની પાસે કરાવીને પછી તેમને રોટલો આપવો જોઈએ। આથી શ્રમની પૂજા થાય છે અને અન્નની પણ મતલબ કે પૂજા થાય છે। આથી કરીને જેને તમે દાન આપો છો તે કોઈ સમાજ સેવા કંઈક ઉપયોગી કામ કરે છે કે નહીં એ પણ તમારે જોવું જોઈએ। એ દાનને વાવેલું બીજ સમજો। સમાજને એનો પૂરેપૂરો બદલો મળે એ જરૂરી છે। દાતા પોતાના દાન વિશે આવી દ્રષ્ટિ નહીં રાખે તો એ દાનને બદલે અધર્મ થશે, અવિવેક કે बेपरवाहीનું काम થશે। વિનોબા ભાવે। अब ये पैराग्राफ में आपने पढ़ते वक्त ख्याल किया होगा कि जो आड़स है उसको यहाँ सबसे बड़ा मतलब कि इंसान को जो कुदरत ने हाथ पैर दिए हैं या उसको जो ताकत दी है उसको अपमान बताया है। अगर कोई अंधा है या लूला लंगड़ा है तो भी वो बिल्कुल इतना मोहताज नहीं है कि वो भीख ही मांगने लगे। उसमें भी कुछ ऐसी एबिलिटीज़ है कि वो कुछ काम कर सकता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर अंधे को भी अगर हमें खाने के लिए रोटी देनी हो तो उनसे भी हमें, यानी विनोबा भावे कहते हैं कि अगर मैं कोई अंधे को खाने के लिए रोटी दूँ तो भी मैं उससे 7-8 घंटे का काम करवाऊँगा। और उससे कैसा काम करवाएंगे जो वो कर सकता है। कपास पीलने का मतलब कपास पींजने का काम वो कर सकता है। अगर एक हाथ उसका थक जाए तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसकी आँखें नहीं है लेकिन उसके हाथ पैर तो सलामत है। और इस तरह परिश्रम करके अगर वो मेहनत की रोटी खाएगा तो इससे श्रम का भी महत्व होगा और अन्न की भी उसे कदर होगी। और इस तरह अगर हम किसी को दान देते हैं तो वो एक समाज सेवा के रूप में होगा। भीख मांग के वो अपने स्वमान को मतलब कि ठेस भी नहीं पहुंचाएगा और आलस उसके अंदर घर भी नहीं कर जाएगी। और इसीलिए वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ उपयोगी काम करेगा और जिससे वो अपनी रोज़ी रोटी भी हासिल कर लेगा। तो यहाँ जो ये दान है, अगर दाता ये दान देते वक्त ऐसी दृष्टि अगर नहीं रखे तो ये दान के बदले वो अधर्म करेगा। मतलब अगर उसे काम किए बिना ही अगर हम उसे पैसे दे देंगे तो ये उसकी कमज़ोरी बन जाएगी। वो अपने आप को मोहताज महसूस करेगा और हमेशा मतलब कि भीख मांगना या दूसरों पे डिपेंड रहना ही सीख जाएगा। वो श्रम का महत्व या अन्न का महत्व नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ मेहनत का, परिश्रम का महत्व बताया गया है। मेहनत की जो रोटी है उसका महत्व बताया गया है। अब इसके प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है आळस શું છે, यानी आलस क्या है। આંધળાને રોટલો આપવાની સાથે બીજું શું આપવું જોઈએ। રોટલાની સાથે કામ આપવાથી શું થાય છે। દાન આપનારે શું જોવું જોઈએ અને ગદ્યખંડને યોગ્ય शीर्षक આપો। अब ये 5 प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिए तो इसके ताल्लुक से फिर एक बार आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। अब उसके आंसर देखते हैं। आळस શું છે, तो आळस परमेश्वરના આપેલા हाथ પગનું अपमान છે। अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ही ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आळस वो कुदरत के दिए हुए हाथ पैर का अपमान है। अगर हमारे पास हाथ पैर है, हम तंदुरुस्त है तो हमें आलस नहीं करनी चाहिए। આંધળાને રોટલો આપવાની સાથે બીજું શું આપવું જોઈએ, તો આંધળાને રોટલો આપવાની સાથે 7-8 કલાકનું કામ પણ આપવું જોઈએ, जैसे हमने पैराग्राफ में पढ़ा। રોટલાની સાથે કામ આપવાથી શું થાય છે, तो रोटलानी साथे काम आपवाथी कामनी अने अन्ननी पूजा थाय छे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रोटी के साथ उसे काम भी देंगे तो वो उसे श्रम का महत्व भी समझेगा और अन्न की अहमियत भी समझेगा। दान आपनारे शू जोवुं जोईए, दान देने वाले को क्या देखना चाहिए, तो दान आपनारे ए जोवुं जोईए कि आपेलुं दान समाज सेवा माटे वपराई रह्युं छे कि नहीं, कि वो जो दान कर रहा है उसका समाज सेवा में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या उससे अधर्म तो नहीं हो रहा। ये बात का ख्याल उसे रखना चाहिए दाता को। गद्यखंड ने योग्य शीर्षक आपो। आ गद्यखंड योग्य शीर्षक परिश्रम। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो गाइड में दिया गया है वही शीर्षक आपको देना है। परिश्रम के बदले आप परिश्रमનું महत्व
ऐसा शीर्षक भी दे सकते हैं, लेकिन इसके केंद्र में, इसके मरकज़ में परिश्रम की अहमियत है, इसलिए आप परिश्रम या परिश्रमનું महत्व शीर्षक भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ को पढ़कर समझकर उसमें से देखकर ही लिखने हैं। 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरे 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये गद्यार्थ ग्रहण आपको समझ में आया होगा। गद्य खंड यानी पैराग्राफ दिया गया होता है, उसको पढ़ के समझ के दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत इजी लगा होगा और आप एग्ज़ाम में पूरे 4 मार्क्स हासिल करोगे इसमें। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।